चैप्टर का थीम समझ में आया? तो चैप्टर 2 हमने कल देखा, घरेलू हिंसा। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका, और चैप्टर 3 अध्याय 3, ठीक। और अध्याय 3 ये 4 से 11 तक है, ठीक है, 4 से 11 तक है। और इसमें बताया गया है कि जो संरक्षण अधिकारी होते हैं, संरक्षण अधिकारी, इंग्लिश में हम इनको कहेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर, हम शॉर्ट में पीओ यूज करेंगे इनके लिए, एवं सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर के कर्तव्य बताए गए हैं यहां पर, ठीक है। मतलब चैप्टर 3 जो है आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर्स के ड्यूटीज है, ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर। समझिए बात, 4 to 11 है, 4 से 11 के बीच में है। इसको समझे बेटा थोड़ा सा। देखें, एक जो व्यथित महिला है, मतलब जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, ठीक, घरेलू हिंसा हुई है, तो जब घरेलू हिंसा हुई है तो उसे क्या करना है आपका, अपनी शिकायत दर्ज करानी है ना। शी नीड टू कंप्लेन, उसे शिकायत दर्ज कराना होगा। और जो महिला होती है वो अपनी शिकायत जो होती है वो 2 लोगों के पास दर्ज करा सकती है। एक को कहते हैं हम संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर, और एक को कहते हैं हम सर्विस प्रोवाइडर या सेवा प्रदाता। तो जब इनके पास शिकायत दर्ज करवाएगी महिला, तो ये अपना कार्य करेंगे फिर शिकायत मिलने के बाद। तो ये पूरा चैप्टर ही उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मतलब बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर और जो आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटीज को ही पूरा बताया गया 4 से 11 के बीच में। आई मेरी बात समझ में? महिला जो होती है, व्यथित महिला जिसके साथ घरेलू हिंसा हुआ है, ठीक, वो आपका शिकायत दर्ज कराएगी, सूचना देगी अपनी घरेलू हिंसा का। तो महिला जो शिकायत दर्ज कराती है वो धारा 4 में बताया गया है। समझ बात? सेक्शन 4, इंफॉर्मेशन बाय एग्रीव्ड पर्सन टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर। मतलब अभी रटना नहीं है इसको, अब इसको समझना है, धारा रटना नहीं है, थीम समझो इसका। अध्याय 2 कहता है कि एक महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है। अब जो घरेलू हिंसा का शिकार महिला है उसे रिलीफ चाहिए वहां से, उस घरेलू हिंसा से, तो उसे किसी को सूचित करना पड़ेगा, अपनी शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। महिला जिसके पास शिकायत दर्ज करवाती है वो 2 लोग होते हैं, इधर प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी होंगे, या फिर सर्विस प्रोवाइडर होंगे, सेवा प्रदाता बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, अभी अपन डील करेंगे इसको, समझ में बात? तो मैं रूपरेखा बता रहा हूं बेटा इस चैप्टर की। महिला शिकायत दर्ज करवाएगी, सूचना देगी, तो महिला सूचना किसे देगी ये धारा 4 में बताया गया है। मेरी बात समझ में? जब महिला सूचना देती है तो सूचना देगी किसको, आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर को। सही बात, धारा 4 के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर को सूचना देगी। जब सूचना देगी, जैसे क्रिमिनल मामले में होता था, जब हम सीआरपीसी पढ़ रहे थे, तो महिला के साथ अगर कोई घटना हुई तो महिला पुलिस थाने जाती है और वहां पर सूचना देती है, तो उसको एफआईआर कहते हैं ना। यहां पर महिला जाएगी और अपनी सूचना देगी, तो इसको एफआईआर नहीं, इसे डीआईआर कहेंगे, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। आई मेरे पास में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू हिंसा रिपोर्ट। आई मेरे पास में? तो यहां पर जो महिला दर्ज करवाएगी वो डीआईआर होगा। जैसे सीआरपीसी में एफआईआर था, वैसे इस मामले में डीआईआर दर्ज करवाएगी। तो थीम समझो बेटा, हमको पढ़ना क्या है। एक महिला सूचना दे रही है, तो सूचना दे दी धारा 4 के तहत। संरक्षण अधिकारी को सूचना दी, तो हम संरक्षण अधिकारी पढ़ेंगे, सेवा प्रदाता पढ़ेंगे। समझ रहे बात? अब संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता के पास सूचना आएगी, तो वो सूचना को क्या बोलेंगे अपन, डीआईआर। इस चैप्टर में इतना ही है। जैसे हमने डीआईआर देखा, ठीक है, डीआईआर ये धारा 5 में बताया गया है। डीआईआर शिकायत दर्ज करना, धारा 5 डीआईआर है। अब जब डीआईआर दर्ज हो गया तो पीओ और एसपी, मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर के क्या रोल होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ये आपका 9 और 10 में बताया गया है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक, कि क्या है ये पूरा टाइमलाइन, पूरा रूपरेखा इस चैप्टर का। क्लियर हुआ ना? एक बात समझे बेटा,
जब किसी महिला के साथ, मैं थोड़ा दिमाग में आपको डाल रहा हूं, फिर डिटेल पढ़ते हैं, उस थीम को लेकर के पढ़ेंगे तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए। जब एक महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो उसे दो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। समझ रहे बात? या इनफैक्ट कहें कि तीन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। एक वो जिसके पास वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती, एक वो जो शिकायत दर्ज कराने में उसकी मदद करे, उसको सलाह दे कि उसको क्या करना चाहिए ऐसे समय पर। समझ रहे बात? और एक वो जो शिकायत का निराकरण करेगा, है ना भाई। एक महिला के साथ अगर कोई अपराध हुआ, घरेलू हिंसा हुई, तो उसे तीन लोगों की आवश्यकता होगी जिसके पास वो शिकायत करेगी। दूसरा, वो जो शिकायत करने में कोई घटना हो जाए तो हमें लगता है कि भाई कोई तो हमारा काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति हो, तो एक महिला को परामर्शदाता की भी जरूरत होगी कि परामर्श दे, काउंसलिंग करे। और एक जो उसको न्याय देगा, उसको अधिकार देगा। तो महिला जिसके पास शिकायत दर्ज कराती है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर है। महिला को जो सहयोग और समर्थन देता है वो सेवा प्रदाता है, सर्विस देगा, काउंसलिंग करेगा। और महिला को जो अधिकार देता है वो मजिस्ट्रेट होता है। समझ गए? पूरा पिक्चर क्लियर हुआ? समझो ना? मतलब ये थीम हमारे पास क्लियर होना चाहिए। जैसे साधारण परिस्थितियों में, दांडिक मामलों में, क्रिमिनल ऑफेंसेस में आप पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराते हो, यहां पुलिस के पास नहीं दर्ज कराओगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास दर्ज कराओगे। सही बात? आप पुलिस के पास दर्ज कराते हो, लेकिन जब आप पुलिस के पास जाते हो तो या तो आप अपने साथ वकील रखते हो या घर परिवार के दोस्त यार आपके होते हैं जो आपको काउंसलिंग करते हैं। यहां पर वो भूमिका सर्विस प्रोवाइडर निभाएगा। वहां पर भी न्याय मजिस्ट्रेट देता है, यहां पर भी न्याय मजिस्ट्रेट ही देगा। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से होते हैं। पूरा थीम क्लियर हुआ क्या है? तो इस चैप्टर में बेटा हमको यही पढ़ना है। प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होते हैं, उनके कर्तव्य, सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, उनके कर्तव्य, DIR क्या होता है, इनके बारे में पढ़ना है हमको। समझ में आई मेरी बात? तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर। स्टार्ट करें? मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर पहले देखते हैं। ठीक, संरक्षण अधिकारी, या इसे हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक, संरक्षण अधिकारी या प्रोटेक्शन ऑफिसर। एक बात ध्यान से समझें बेटा इसको। संरक्षण अधिकारी से संबंधित अगर धारा देखें अपन, धारा, सेक्शंस, कौन कौन सी धाराएं से संबंधित हैं इस चैप्टर में, तो याद रखें संरक्षण अधिकारी से संबंधित 3 धाराएं हैं। धारा 4 है, धारा 8 है और धारा 9 है। संरक्षण अधिकारी हम पढ़ने जा रहे हैं। संरक्षण अधिकारी से संबंधित धाराएं अगर हम देखें तो 3 धाराएं हैं, 4, 8, 9। सही बात? 4, 8, 9 ये 3 धाराएं जो है संरक्षण अधिकारी से संबंधित है। 4 से 11 के बीच में अपन थोड़ा सा याद करने और पढ़ने का तरीका चेंज कर रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज होने लगोगे आप बाकी एक्ट से। ठीक है? तो संरक्षण अधिकारी से संबंधित 3 धाराएं हैं, 4, 8 और 9। धारा 4 संरक्षण अधिकारी को दी जाने वाली सूचना से संबंधित है। एक महिला के साथ अगर कोई अपराध होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो वो अपनी सूचना धारा 4 के तहत संरक्षण अधिकारी को देगी। धारा 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। और धारा 9 जो है संरक्षण अधिकारी की कार्य एवं शक्तियों से जुड़ा हुआ है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। 3 धाराएं संरक्षण अधिकारी से जुड़ती हैं। 4 से 11 के बीच में 3 धाराएं संरक्षण अधिकारी से संबंधित है। धारा 4, धारा 8, धारा 9, 4 दूनी 8 और 9। 4 में सूचना है कि एक घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिला संरक्षण अधिकारी को सूचित करेगी। सही बात? धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। और धारा 9 जो है इसमें संरक्षण अधिकारी की कार्य एवं शक्तियां हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम दूसरा पॉइंट यह समझना चाहें कि संरक्षण अधिकारी कौन होता है, ठीक है ना, हु इज द प्रोटेक्शन ऑफिसर, कौन होता है, संरक्षण अधिकारी क्या होता है, तो एक बात समझे बेटा कि संरक्षण अधिकारी वह अधिकारी है जो घरेलू हिंसा की पीड़ित महिला या घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को
संरक्षण प्रदान करता है, ठीक, एवं जिसकी पहुंच न्यायालय तक होगी, न्यायालय तक होती है, उसे हम संरक्षण अधिकारी कहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुने बेटा। एक जो महिला जिसके साथ अपराध हुआ है उसको न्याय चाहिए, न्याय मजिस्ट्रेट देगा, न्यायालय देगा। तो न्यायालय के पास लेकर के जाना, उसको संरक्षण देने का मतलब क्या है? जो वो चाह रही है उसको मिलना चाहिए, और वो जो चाह रही है वो तो न्यायालय देगा। तो न्यायालय तक पहुंच रखने वाला अधिकारी, मतलब महिला के बिहाफ पर न्यायालय में सारा काम वो अधिकारी करेगा। समझ रही बात? इसलिए जो संरक्षण अधिकारी होता है वह अधिकारी है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को क्या प्रदान करता है? संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर इज एन ऑफिसर विच प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है ना। और एग्रीव्ड पर्सन, जो भी आप लिखना चाहें, उसे सुरक्षा देगा। समझ बात? ये जो अधिकारी होता है, इट शैल बी अ आउटरीच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ये एक ऐसा अधिकारी होगा जिसकी पहुंच न्यायालय तक होगी, मतलब न्यायालयीन कार्य पूरा करेगा। महिला को न्यायालय तक ले जाना, न्याय दिलवाना, पूरा इसका काम होगा। दिस इज हाउ द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल प्रोटेक्ट द विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। समझ पा रहे मेरी बात? इस तरीके से सुरक्षा, संरक्षण देगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कौन होता है? ठीक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, किसे संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है ना। कौन संरक्षण अधिकारी नियुक्त होगा? हु कैन बी अपॉइंटेड एज प्रोटेक्शन ऑफिसर? किसे हम संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं? तो एक बात याद रखें बेटा, कोई भी सरकारी संगठन, ठीक, या गैर सरकारी संगठन, ठीक है ना, एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन, ठीक, के सदस्य को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। एनी मेंबर ऑफ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शैल बी अपॉइंटेड एज प्रोटेक्शन ऑफिसर। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि कोई सरकारी संगठन है, मतलब पुलिस कोई भी, समझ रहे बात, न्यायपालिका सरकारी संगठन है, उसके भी किसी भी सदस्य को अपन संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा, किसी एनजीओ के मेंबर को भी, कोई एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो महिलाओं के लिए कार्यरत है, उस एनजीओ के भी किसी मेंबर को क्या नियुक्त किया सकता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है। समझ में मिला? लेकिन प्रश्न ये उठता है कि नियुक्ति करेगा कौन? तो अगर हम नियुक्ति देखें तो याद रखें कि यही नियुक्ति बताई गई है धारा 8 में, और संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बेटा कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करने में महिला को अधिमानता दी जाएगी। वुमेन शैल बी प्रोवाइड प्रेसिडेंस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर। जब हम संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करते हैं तो महिला पुरुष दोनों नियुक्त हो सकते हैं, कोई भी नियुक्त हो सकता है, लेकिन महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि महिला को ही क्या किया जाए? संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाए। तो अगर किसी बिहाफ पर, अगर आपको कहीं ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में अगर पूछता है कि संरक्षण अधिकारी क्या महिला बस नियुक्त हो सकती है, तो नहीं, संरक्षण अधिकारी महिला और पुरुष दोनों नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। समझ रहे बात को? महिला को वरीयता दी जाएगी, ठीक, कि महिला को नियुक्त किया जाना है। तो इस तरीके से नियुक्ति जो है राज्य सरकार करती है। ठीक है। इसके बाद देखें नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, लेकिन नियुक्त होने के लिए, संरक्षण अधिकारी नियुक्त होने के लिए योग्यता क्या होगी? समझ रहे हैं? नियुक्त होने के लिए योग्यता क्या होगी? अगर हम ये देखना चाहें तो याद रखें, संरक्षण अधिकारी नियुक्त होने के लिए केवल एक योग्यता इंपॉर्टेंट है, एक ही योग्यता बताई गई है कि उसे सामाजिक कार्यों का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस ऑफ सोशल वर्क। सामाजिक कार्यों का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? सामाजिक कार्यों का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर, डीन जो होते हैं,
वो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं, समाज में काम भी करते हैं, तो उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। या कोई एनजीओज हैं जो लगातार क्या कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके किसी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 3 साल का अनुभव हो उसको, ठीक है ना। हैविंग 3 years of experience is eligibility to become प्रोटेक्शन ऑफिसर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से योग्यता होती है। और अगर कार्यकाल पूछे, कार्यकाल, तो जब एक व्यक्ति संरक्षण अधिकारी के तौर पर नियुक्त होता है, तो याद रखें उसका अधिकतम कार्यकाल निर्धारित नहीं है। संरक्षण अधिकारी के बाद दूसरा आता है आपका सेवा प्रदाता, ठीक है ना। सेवा प्रदाता, या इसको कहते हैं हम सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना। सेवा प्रदाता या इसे कहेंगे हम सर्विस प्रोवाइडर। एक बात ध्यान से समझें बेटा, अगर इससे संबंधित हम धारा देखें तो इससे संबंधित धारा एक ही है, धारा 10, ठीक है ना। सेक्शन 10, धारा 10 जो है इससे संबंधित है, सेवा प्रदाता से, ठीक है। और धारा 10 में बताया गया है सेवा प्रदाता की कार्य एवं शक्तियां, ठीक है। डायरेक्ट इसी में सारी चीजें हैं, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। सेवा प्रदाता की कार्य एवं शक्तियां धारा 10 में बताया गया है। अब देखें कौन होता है अगर सेवा प्रदाता, तो इसको समझें। देखें, सेवा प्रदाता मतलब वह संस्था होगी, याद रखें संरक्षण अधिकारी एक व्यक्ति होता था, यह संस्था होगी, वह संस्था जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को सहयोग एवं समर्थन प्रदान करे, उसे हम सेवा प्रदाता कहते हैं, ठीक है। द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स द असिस्टेंस एंड द सपोर्ट टू द विक्टिम वुमन, ठीक है ना। वह संस्था जो महिला को सहयोग और संरक्षण प्रदान करे, समर्थन प्रदान करे, सॉरी, सहयोग और समर्थन, ठीक है ना। सहयोग करे, वो जो भी चाह रही है सहयोग करे, समर्थन करे मतलब उसको उसके कार्यों में उसका साथ दे, साथ साथ रहे, समझ बात। तो वह संस्था जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को सहयोग एवं समर्थन दे, उसे हम सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? अगली चीज देखें, किसे बनाया जा सकता है। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर देखें किसे बनाया जाएगा, तो याद रखें हमेशा किसी एनजीओ या स्वैच्छिक सहायता समूह, सेल्फ असिस्टेंट ग्रुप, इन्हें ही सेवा प्रदाता का दर्जा दिया जा सकता है। कोई एनजीओ या स्वैच्छिक सहायता समूह, सही बात, कोई भी गैर सरकारी संगठन या स्वैच्छिक सहायता समूह जो है, इन्हें सेवा प्रदाता का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। एनी एनजीओज और द एसएओज और एसएजीज शैल बी प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। आई मेरे पास में सेवा प्रदाता के रूप में किसी भी एनजीओ, ठीक है ना, किसी भी एनजीओ या फिर सेल्फ असिस्टेंस ग्रुप, स्वैच्छिक सहायता समूहों को दर्जा दिया जा सकता है। आई मेरी बात समझ में? बनाया जा सकता है। प्रश्न ये उठता है कि कौन दर्जा देगा, ठीक है ना। हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड स्टेटस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो याद रखें राज्य सरकार किसी भी एनजीओ या सेल्फ असिस्टेंस ग्रुप को पूरी छानबीन करने के बाद, आफ्टर वेरिफिकेशन, छानबीन करने के बाद सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करेगी। आई मेरी बात में? सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करेगी, समझ रहे हैं। एनी एनजीओज और द एसएजीज
shall be provided with the status of service provider after all the verification made by the state government. राज्य सरकार किसी भी सेवा प्रदाता, किसी भी एनजीओ को सेवा प्रदाता की भूमिका देगी आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन, छानबीन करने के बाद ये सही है कि नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है सर्विस प्रोवाइडर जो है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये इस तरीके से दर्जा देती है। अगर हम योग्यता देखें कि सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए योग्यता क्या होगी, ठीक है, किसे दर्जा दिया जा सकता है, तो एक बात देखें, यहां लिख रहा हूं बेटा मैं योग्यता को। ये पांचों पॉइंट जो आपका योग्यता या एलिजिबिलिटी क्या होगी, है ना। सबसे पहली योग्यता तो ये है कि जो एनजीओ या एसएजी जिसने आवेदन किया है सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए, आवेदन की तारीख से कम 3 साल पहले से वो एनजीओ या एसएजी के रूप में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कहीं पर भी साल वाल भूल जाओ, यहां पर तो 3 साल ही याद रखना। समझ मेरी बात? मैं ये कह रहा हूं आपको कि सर्विस प्रोवाइडर कौन बन सकता है, तो एनजीओ या एसएजी। तो एलिजिबिलिटी ये है कि उन एनजीओ को सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा दिया जा सकता है जिन्होंने आवेदन किया है और आवेदन करने के 3 साल, कम से कम 3 साल पहले से वो रजिस्टर्ड हुआ एज एनजीओ। ऐसा नहीं कि आज एनजीओ रजिस्टर्ड हुए और कल हम सर्विस प्रोवाइडर के लिए आवेदन कर दें, ठीक है ना। 3 साल आफ्टर रजिस्ट्रेशन, 3 साल के बाद ही क्या किया जा सकता है, उसे दर्जा दिया जा सकता है। समझ में आई मेरी बात? ये पहली योग्यता। उसके बाद अगर हम योग्यता देखें तो देखें, मान लें कि कोई एनजीओ है ना, कोई एनजीओ है, तो एनजीओ अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। मान ले कोई एनजीओ है जो क्या करती है, चिकित्सकीय क्षेत्र में काम कर रही है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे कैंप लगते हैं एनजीओ के द्वारा, जैसे आप रेड क्रॉस सोसाइटी, लॉयंस क्लब, ये सब देखते होंगे। तो ये लोग ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं, है ना। आपका जैसे पीलिया वगैरह है तो उसकी जांच के लिए चलाते हैं, मलेरियल पैरासाइट के लिए मतलब जो इंजेक्शन लगवाने के लिए, मधुमेह, डायबिटीज के ऊपर में जागरूकता लाने के लिए। तो कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो चिकित्सकीय क्षेत्र के एनजीओ, समझ पा रहे। या कुछ ऐसे होते हैं जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल सेक्टर। तो साइकोलॉजिकल सेक्टर्स मतलब आप जैसे देखते होंगे कि जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं या जो मंदबुद्धि लोग हैं या जो ऐसे शेल्टर्स होम चला रहे हैं, है ना, मतलब उनको जागरूक करने के लिए चलाते कि नहीं चलाते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर कोई एनजीओ है जो मेडिकल सेक्टर या साइकोलॉजिकल सेक्टर में वर्क कर रहा है, तो वो अगर चाहता है कि वो सर्विस प्रोवाइडर बने, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उसके कार्य नियम के अनुकूल रहे हो, ठीक है ना। समझ बात? एनी एनजीओस ऑफ और साइकोलॉजिकल सेक्टर shall be registered as service provider if they are in regulations, अगर वो नियमों पर चल रहे हो। अगर एक भी आरोप लगा हुआ है किसी भी प्रकार का, समझ रहे बात, कोई भी आरोप, समझ रहे हो ना मेरी बात को, दवाई में घोटाले का आरोप लग गया, या आपका मान लो कि मंदबुद्धि बच्चों को लेकर चल सेक्सुअल अब्यूज का आरोप लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो नियम के अधीन चलते हो तब। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो आश्रय स्थल चलाते हैं। सम ऑफ द एनजीओस प्रोवाइडिंग शेल्टर होम्स, आश्रय स्थल। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में देखोगे रैन बसेरा, समझ बात, दिन रात ऐसे करके जो है शेल्टर होम्स चलाते हैं, ठीक है ना। या बुजुर्गों को रखने के लिए ओल्ड एज होम्स चला रहे हैं, समझो मेरी बात। कई लोग रहते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि कई एनजीओस जो है, जैसे एनजीओस आपका ब्यूटी नाम की एक एनजीओ है, सौंदर्य नाम की एनजीओ, जो एसिड अटैक की जो विक्टिम्स होती हैं महिलाएं, उनके लिए काम करती है, वो प्रोवाइड करती है आपका शेल्टर होम्स को। तो इस तरीके के कुछ एनजीओ होते हैं विच प्रोवाइड्स द शेल्टर होम्स टू द वुमेन्स, जो आश्रय स्थल के लिए काम करते हैं।
तो अगर कोई एनजीओ जो शेल्टर होम्स में काम कर रहा है, अगर उसने आवेदन किया हुआ है, तो 3 चीजें देखी जाएंगी। पहला, उसकी क्षमता, कैपेसिटी, कितने लोगों को वो आश्रय दे सकता है, ठीक। दूसरा, संचार, वहां पर कम्युनिकेशन के माध्यम कैसे है, पुलिस जल्दी पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती है, पुलिस से बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है, संचार के माध्यम कैसे है, ठीक है। और तीसरा, सुरक्षा, प्रोटेक्शन। ऐसे आश्रय स्थल चलाने वाले एनजीओ जिनके पास ये 3 चीजें ज्यादा होंगी, उसे रजिस्टर्ड किया जाए। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, मान लो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए शेल्टर होम चलाने वाले एनजीओ ने आवेदन किया, तो उनमें से किसको रजिस्टर्ड किया जाए, तो देखा जाएगा किसके पास कैपेसिटी ज्यादा है, समझ बात, किसके पास कम्युनिकेशन ज्यादा है और किसके पास प्रोटेक्शन ज्यादा है। थीम से पकड़ो बस बेटा इसको। योग्यता क्या होगी, 3 साल पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए। और फिर देखेंगे कि एनजीओ जिसने आवेदन किया उसका नेचर क्या है। अगर वो मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहा है या साइकोलॉजिकल क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उस पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात यह है। अगर शेल्टर होम्स प्रोवाइड कर रहा है, तो शेल्टर होम्स की कैपेसिटी, कम्युनिकेशन और प्रोटेक्शन तीनों ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी उसको मिलेगी। समझ में आया? देखें, ध्यान सुने। अब इसके कार्य क्या होते हैं सर्विस प्रोवाइडर के, तो ऐसे याद करो बेटा, सर्विस प्रोवाइडर के कार्य क्या होंगे, देखो तो। चार कार्य होंगे इसके, ठीक है ना, 4 कार्य होंगे। CRSM, ठीक है ना। CR मतलब सेंट्रल रेलवे और SM मतलब स्टेशन मास्टर है। सेंट्रल रेलवे का स्टेशन मास्टर सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऐसे याद रख लेना पगलो, बाद में बस तुमको मैं याद आऊंगा, ये याद नहीं आएगा फिर, है ना। तो CRSM, ठीक है ना। सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो कौन होता है, स्टेशन मास्टर। कहां का, सेंट्रल रेलवे का, ऐसे याद कर लेना, ठीक। C फॉर कंप्लेंट, ठीक है ना। C फॉर क्या हो जाएगा, कंप्लेंट। R फॉर रिलीफ, ठीक, समझ में मेरी बात। C फॉर क्या हो जाएगा, कंप्लेंट, R फॉर रिलीफ। तो देखो, जब एक महिला जो होती है वो अपना कंप्लेंट किसके पास करती है, संरक्षण अधिकारी के पास। लेकिन याद रखें कि महिला जो है अपना कंप्लेंट, अपनी शिकायत जो है, शिकायत सर्विस प्रोवाइडर के पास भी दे सकती है। आई मेरे पास में, शिकायत जो है महिला वो सर्विस प्रोवाइडर के पास भी दे सकती है। समझ लो नहीं, सर्विस प्रोवाइडर के पास भी दे सकती है। अगर सर्विस प्रोवाइडर के पास देती है, देखो एक्चुअल पावर किसका है, संरक्षण अधिकारी का, वही आपको रिलीफ दिलवाएगा, सही बात। तो अगर महिला सर्विस प्रोवाइडर के पास चली गई, तो सर्विस प्रोवाइडर भी क्या करेगा, उसकी DIR दर्ज कर लेगा और DIR दर्ज करके संरक्षण अधिकारी को और संबंधित SHO को, पुलिस थाने के अधिकारी को भेज देगा। क्योंकि फाइनली उस पर काम कौन करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। और महिला को सुरक्षा दिलवानी है, तो एक प्रति वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेज देगा और एक प्रति जो है आपका थाना प्रभारी को भेज देगा। रिलीफ, याद रखें, महिला को राहत दिलवाने यानी अनुतोष दिलवाने के प्रयास करेगा, ठीक है ना। महिला को अनुतोष दिलवाने का प्रयास करेगा, संरक्षण अधिकारी के पास जाएगा, बोलेगा भाई देखो दिलवा दो। समझ में आई मेरी बात, ऐसा रिलीफ, ठीक है। एस फॉर शेल्टर, शेल्टर मतलब आश्रय स्थल, मतलब महिला को रहने के लिए घर दिलवाने का प्रयास। दोनों सेम है ऑलमोस्ट, वो भी घर दिलवाने का प्रयास करता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी, ये भी प्रयास करेगा, दोनों का सेम ही काम है, ठीक है ना। और लास्ट में आपका M से मॉनिटरी, मॉनिटरी मतलब महिला को धनीय अनुतोष दिलाने का प्रयास करेगा, मॉनिटरी रिलीफ, ऑलमोस्ट सेम काम है, याद रखेंगे। C फॉर कंप्लेंट, कंप्लेंट को दर्ज करेगा, पुलिस को और प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेज देगा, ठीक है। R फॉर रिलीफ, रिलीफ दिलाने का प्रयास करेगा। S फॉर शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने वाला घर, आश्रय स्थल दिलवाने का प्रयास करेगा। और लास्ट में M फॉर मॉनिटरी रिलीफ, धनीय अनुतोष दिलवाने का प्रयास करेगा। ये था आपका सर्विस प्रोवाइडर।
समझ में आया क्या होता है सर्विस वर्ल्डर? सी फॉर कंप्लेंट, और एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण याद रख सकते हैं, काउंसलिंग भी, ठीक है ना? काउंसलिंग याद रखें, सेवा प्रदाता का प्रमुख काम होता है। कंप्लेंट तो ठीक है, लेकिन सेवा प्रदाता का जो प्रमुख काम होगा वो होगा कि महिला को काउंसलिंग दिया जाए। जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर का प्रमुख कार्य क्या है? न्यायालय में महिला को सहायता करना, संरक्षण देना। वैसे इसका प्रमुख काम होता है काउंसलिंग करना महिलाओं की, जो अग्रीव्ड पर्सन है उनकी काउंसलिंग करना। तो ये सेवा प्रदाता समझ में आया। जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है वो गई आपका संरक्षण अधिकारी के पास, तो वो न्यायालय लेकर के गए, और गई जब सर्विस वर्ल्डर के पास तो उन्होंने काउंसलिंग किया। और सब कुछ हो जाने के बाद अब जो महिला ने जो शिकायत किया था, दैट इज DIR, ये DIR के बारे में हमको जानना जरूरी है कि आखिर DIR होता क्या है, ठीक है ना? DIR याद रखें, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, इन शॉर्ट DIR, ठीक? हिंदी में घरेलू इंसिडेंट को यहां पर घटना नहीं हिंसा ही लिखा गया है, घरेलू हिंसा रिपोर्ट, ठीक है? और यह है आपका धारा 5। समझ में आई मेरी बात? धारा 5 में है ये, ठीक है ना? DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। एक बात ध्यान से समझे बेटा, ये क्या है? अगर हम ये देखने का प्रयास करें कि DIR क्या होता है, अब एक बात समझे, महिला जो सूचना दे रही है, जो अपनी शिकायत कर रही है, वो कंप्लेंट है। लेकिन जब उस कंप्लेंट को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, एक डेफिनेट प्रारूप में जब लिखा जाता है, जब फॉर्म में भर दिया जाता है उसको, तो फिर कंप्लेंट जो होती है वो रिपोर्ट में तब्दील हो जाती है। समझ लो मेरी बात? कंप्लेंट जब आप करते हैं तो बेसिकली उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट और रिपोर्ट यही है कि कंप्लेंट फॉर्मेट नहीं होगा। आप जाएंगे, आप अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, भाई आप तो विक्टिम है, आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं रहा, आप तो अपनी चीजें बताएंगे, मेरे साथ ये हुआ है। बट जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जिसको आप शिकायत अपनी बात बता रहे हैं, वो उसको क्या करेगा? एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, एक निर्धारित प्रारूप में भरेगा। तो महिला के द्वारा दी गई जानकारियों को जब एक निश्चित प्रारूप में, या की गई शिकायत को जब एक निश्चित प्रारूप में भरा जाता है, तो यही तैयार दस्तावेज DIR कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक? तो DIR क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखें कि व्यथित महिला या व्यथित व्यक्ति के द्वारा की गई शिकायत को एक निश्चित प्रारूप में दर्ज किया जाता है, ठीक है ना? दर्ज किया जाता है। यही निश्चित प्रारूप DIR या घरेलू हिंसा रिपोर्ट है। याद रखें कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत DIR का प्रारूप दिया गया है। इसे फॉर्म 1 कहते हैं। फॉर्म 1 इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ DIR अंडर PWDVA। आए मेरी बात समझ में? प्रारूप जो फॉर्म नंबर 1 है, फॉर्म संख्या 1, ठीक? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत फॉर्म नंबर 1 को DIR कहा गया है। आई मेरी बात समझ में? तो ये DIR होता है, ठीक है ना? जिसमें दर्ज किया जाएगा। एक बात याद रखें बेटा, DIR एक सार्वजनिक दस्तावेज है, ठीक है ना? सार्वजनिक दस्तावेज है। यहां पर सार्वजनिक कहने का मतलब
सबके लिए नहीं, सार्वजनिक कहने का मतलब सरकारी से है, ठीक है ना। DIR इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब सबके लिए उपलब्ध नहीं है, सरकारी कार्यों में सरकारी दस्तावेज है, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है। तो इसका बहुत बड़ा अर्थ है, आगे मैं आपको समझाऊंगा, आगे आप समझ भी जाएंगे। DIR is a public documents in which the complaint made by the victim shall be registered, ठीक है, under PWDVA 2005 फॉर्म 1 is prescribed as DIR। फॉर्म 1 को DIR का दर्जा दिया गया है। क्या मेरी बात समझ में आई? DIR क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ दे कि DIR क्या है, तो आप बिल्कुल यही बताएंगे कि DIR या घरेलू हिंसा रिपोर्ट एक सार्वजनिक दस्तावेज है, पूर्ण विराम, ठीक है। जब घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो यह शिकायत जिस निर्धारित प्रारूप में दर्ज होगी उसे ही घरेलू हिंसा रिपोर्ट या DIR कहते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में फॉर्म संख्या 1 को DIR कहा गया है, ठीक है ना। फॉर्म नंबर 1 इज प्रिस्क्राइब्ड एज DIR। अगर दूसरी चीज देखें, इसका भरा जाना, फिलिंग ऑफ द DIR, भरा कैसे जाएगा इसको, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसको कौन भरेगा, ठीक है ना। एक बात याद रखें बेटा, DIR कैन ओनली बी फिल्ड बाई PO और SP। याद रखें, DIR केवल संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के द्वारा भरा जाएगा। बेटा यहां SP का मतलब पुलिस अधीक्षक नहीं है, इसलिए आप शॉर्ट में मत लिखना, आप बाद में यही समझोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अपने दिमाग पर ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आपका दिमाग भरोसे के लायक नहीं। समझ रहे हो? हाँ, तो आप पूरा लिखना, ठीक है। याद रखें कि DIR जो होगा वो हमेशा संरक्षण अधिकारी या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ही भरा जाएगा। समझ में बात? संरक्षण अधिकारी या सर्विस प्रोवाइडर भरेगा। याद रखें, व्यथित महिला, अग्रीव्ड पर्सन या उसका वकील नहीं भर सकता, ठीक है। DIR एक मूल्यवान दस्तावेज है जिसे भरने का अधिकार, सार्वजनिक दस्तावेज है जिसको भरने का अधिकार केवल PO और SP को है, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर को। आज मेरे बात समझ में? याद रखें, प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर भरने के बाद DIR पर इनका हस्ताक्षर अनिवार्य है, मतलब जिसने भी भरा है उसका हस्ताक्षर होना जरूरी है, ठीक है। द सिग्नेचर ऑफ PO और सर्विस प्रोवाइडर इज मैंडेटरी, ठीक है। ऑन DIR पर PO या संरक्षण अधिकारी का जो सिग्नेचर है इज मैंडेटरी। समझ में आ रहा है? मतलब अगर सिग्नेचर नहीं के तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये इस तरीके से आपका निर्धारित प्रारूप में भरा जाएगा। अब जब भर लिया गया तो भरे जाने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है ना। ठीक है, अब अगर DIR भर लिया गया है तो आफ्टर फिलिंग ऑफ द DIR व्हाट शुड बी द प्रोसेस, क्या होगा आप DIR के साथ में। तो आप एक चीज ध्यान दें कि DIR को या तो PO ने भरा है या SP ने भरा है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर ने। अगर PO ने DIR को भरा है तो PO यह DIR सीधा मजिस्ट्रेट को भेज देगा। आई मेरी बात समझ में? इफ DIR has been recorded by the protection officer, it shall be sent to the magistrate, ठीक है। अगर DIR जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा भरा गया है तो ये मजिस्ट्रेट को भेज देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा बताओ, मजिस्ट्रेट तक कौन जा सकता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की सर्विस प्रोवाइडर? बस, बहुत आसान है। अगर सर्विस प्रोवाइडर ने भरा है DIR को तो सर्विस प्रोवाइडर PO को भेजेगा और PO इसे मजिस्ट्रेट को भेजेगा। याद रखेंगे बेटा कि ये जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होता है ना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, ये जो होता है यही वो वास्तविक दस्तावेज है ना, वास्तविक दस्तावेज है जिसमें महिला की शिकायत दर्ज होती है। मतलब इसको ऐसा समझे आप कि महिला के साथ घटना हुई और पहली बार जो उसने सूचना दी वो DIR है। तो महिला ने जो सूचना दिया है
वो एग्जैक्टली किस में नोट है आपका DIR में. So the DIR is the only document where the actual statement of the aggrieved person has been recorded. मतलब DIR एकमात्र ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें महिला की वास्तविक शिकायत जो है दर्ज होती है. इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर या जो PO होंगे वो तटस्थ होकर इसे भरे. ठीक है. सो द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स are directed to fill this DIR being neutral. तटस्थ होकर के भरे. मतलब महिला जो कह रही है उसको सुनना है. ऐसा नहीं कि पहले हो जाए, मान लो पुरुष आकर के कुछ बोल दिया है, भाई है तू अपना, ठीक है भाई देख लेना यार आएगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं. तटस्थ होकर के, ठीक है ना. DIR कैन नॉट बी फिल्ड बायसली. बायस होकर के नहीं भरा जा सकता, ठीक है ना. इट मस्ट बी फिल अप बीइंग न्यूट्रल. तटस्थ होकर इसे भरा जाना चाहिए. समझ में आया? अरे आया. गौर करो, 4 में हमने शिकायत देखा, 5 में हमने ये DIR देखा, 8, 9 में हमने शक्ति और नियुक्ति देखा, ठीक. 10 में हमने सेवा प्रदाता की शक्ति देखी. यानी ऑलमोस्ट हमने पूरा सेक्शन क्या कर लिया, कवर कर लिया. समझ में आया? ठीक. अब इसके बाद लास्ट 4 से 11 है ना, तो लास्ट इसमें सेक्शन है 11, उसको भी थोड़ा देखा ही लो. इसमें लास्ट अगर हम देखेंगे तो सरकार के कर्तव्य बताए गए. सरकार के कर्तव्य, ठीक है ना. तो देखो, संरक्षण अधिकारी कर्तव्य देख लिया, आपका सेवा प्रदाता कर्तव्य देख लिया, और लास्ट में बताया गया सरकार के कर्तव्य धारा 11 में. लास्ट सेक्शन 11 धारा 11 में सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं. समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, सरकार जो भी काम करती है ना, सुनो ना, सरकार जो भी काम करेगी ना वो TRP के लिए करेगी. समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? किसके लिए करेगी? बस बस, वेरी गुड. ठीक है ना. TRP 5 तो खांचा बना दिया जबरन, है ना. आदत पड़ गई खांचा बनाने. TRP और TRP के लिए क्या करेगी? ए, एडवर्टीजमेंट. ये 4 कार्य हैं. तो सरकार जो भी काम करेगी किसके लिए करेगी प्यारे बच्चों? TRP के लिए. ठीक है ना. अब TRP का फुल फॉर्म भी याद करना है. खाली TRP के लिए करेगी ऐसा मत लिख देना वहां पर. नहीं, बड़े बड़े वाले हो भैया, तुम लोग लिख भी सकते हो. ठीक है. सरकार जो भी कार्य करती है, घरेलू हिंसा TRP के लिए करती है. कहां गई भैंस पानी में, खोज के निकलवाएगा ये कौन था रे, है? और फिर वहां बताओगे सर पढ़ाए थे. कहां सर भी सब पढ़ाए है. ऐसे नहीं करना. ATRP है ना, मतलब TRP के लिए सरकार करेगी. तो ए से एडवर्टीजमेंट, एब्रीवेशन याद कर लो, ठीक है ना. ए से एडवर्टीजमेंट, T से ट्रेनिंग, R से रिव्यू और P से प्रोटोकॉल. ठीक. ATRP एडवर्टीजमेंट, ट्रेनिंग, रिव्यू और प्रोटोकॉल. ठीक है ना. एडवर्टीजमेंट, ट्रेनिंग, रिव्यू और प्रोटोकॉल, यही सरकार के काम है. ATRP एडवर्टीजमेंट, ट्रेनिंग, रिव्यू और प्रोटोकॉल. अब आप इसको डिटेल कर लेना, मैं आपको समझाता हूं. एडवर्टीजमेंट मतलब सरकार जो है महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, ठीक, और पुरुषों को ऐसे कार्य घरेलू हिंसा में लिप्त ना होने के लिए विज्ञापन जारी करेगी. मतलब विज्ञापन के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करेगी. ठीक है ना. सरकार विज्ञापन जारी करेगी जिसमें महिलाओं को उनके अधिकार और पुरुषों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए जागरूक करने का प्रयास करेगी. एडवर्टीजमेंट. समझ में आया? ए. टी फॉर ट्रेनिंग. आवश्यकता पड़ने पर सरकार, NGOs, SAGs जो भी गैर सरकारी संगठन है ना, जो स्वैच्छिक सहायता समूह है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करेगी कि वो कैसे घरेलू हिंसा को दूर करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं. ट्रेनिंग.
समझे बात? एडवर्टीजमेंट करेंगे ताकि जागरूक करें, ट्रेनिंग देंगे ताकि रोक सके। इसके बाद रिव्यू। रिव्यू मतलब भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम जो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए चलाए जा रहे हैं, उनका पुनर्विलोकन करना। ठीक है? रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम्स which has been initiated by the government to eliminate the matters of domestic violence. उन घटनाओं, उन कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना जो घरेलू हिंसा के घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे हैं। रिव्यू करना कि कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सही बात? अगर कम हो रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो नए प्रोटोकॉल जारी करना। ठीक है ना? कम करने के लिए, घरेलू हिंसा के मामलों को कम करने के लिए कठोर निर्देश जारी करना। ठीक है? इशू ऑफ न्यू प्रोटोकॉल्स। समझिए बात? ये इसके 4 कार्य होते हैं। ये आपका अध्याय 3 समाप्त।